हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज हम इस वीडियो में सीडीएस के 2015 के सेकंड पेपर के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे सीडीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है और उसमें से वाटर सप्लाई हो रही है किसी सिस्टर्न के लिए, और क्रॉस सेक्शन का एरिया आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नोजल की वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड है, और जो सिस्टर्न अपने को फुल करना है उसकी डायमेंशन कुछ ऐसी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो सिस्टर्न है ये कितने टाइम में फुल हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो हम डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगाते हैं अपने कि वॉल्यूम अपॉन में जो टाइम होता है वो इक्वल टू होता है एरिया इंटू में वेलोसिटी के, एरिया इंटू वेलोसिटी के। ये हमारे पास डिस्चार्ज का फॉर्मूला हो गया। कितना वॉल्यूम अपने को फिल करना है वो है 10 इंटू 8 इंटू 6। ये मैंने सिस्टर्न का वॉल्यूम रख दिया। टाइम मुझे घंटों में चाहिए तो मैं सब कुछ आवर्स में लेकर चलूँगा और मीटर और आवर्स में लेकर चलूँगा। एरिया एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको अपने को मीटर में बदलना है, तो बाय में अपने को 4 जीरो लगानी पड़ेगी अपॉन में। ये हमने इसको मीटर मीटर स्क्वायर में बदल लिया एरिया को। वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। एक सेकंड में 40 मीटर, तो एक मिनट में इंटू 60, एक घंटे में इंटू एक बार और 60। तो मैंने सब कुछ मीटर और आवर्स में ले लिया। इसको सोल्व करके टी की वैल्यू निकाल लें, वही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा अपना। 4 और 4 16 से ये 80 कैंसिल हो जाएगा 5 बार। तो टी की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर वो आपके पास 50/6 आ रही है। 50/6 घंटे। इसका मतलब हो गया 8 घंटे तो पूरे हैं, उसके बाद 2/6 आवर और हैं, और 2/6 आवर का मतलब 20 मिनट। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 घंटे 20 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और ये था पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपके पास सी ऑप्शन आएगा, 8 घंटे और 20 मिनट। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए होलो सिलेंड्रिकल ड्रम हैज इंटरनल डायमीटर आपको 30 सेंटीमीटर दिया है, हाइट 1 मीटर दी है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉक्सेज ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर ईच दैट कैन बी पैक्ड इन द ड्रम। उस ड्रम के अंदर अपने को देखने हैं कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि सिलेंडर आपके पास जो है वो होलो है, इंटरनल डायमीटर 30 है। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ जिसका इंटरनल डायमीटर आपके पास 30 रहेगा। ये पूरी लेंथ जो है ये 30 है। अब इसके अंदर 10 सेंटीमीटर की बात कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर डायमीटर का अपने को इसके अंदर ड्रम रखने हैं। तो ये सिलेंड्रिकल जो ड्रम है ये मान लो कि मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, और ऊपर से देखने पर मुझे ये सर्कुलर दिख रहा है। और जब कभी भी आपको ये देखे कि टोटल लेंथ 30 है और उसमें से 10-10 सेंटीमीटर के फिट करने हैं, मतलब 1/3 कभी भी आपको ये डायमेंशन दे दे 1/3, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ आपके सामने आएगी कि 3 सर्कल ऐसे होते हैं, 3 सर्कल जो इस पूरे को पूरा पूरा कवर कर लेंगे, पूरा पूरा। और इससे अच्छी और भी खास बात ये होती है कि यहाँ पर जो ये पोर्शन बन गए इसमें भी आपके पास उतने ही रेडियस के 2 सर्कल पूरे पूरे फिट आ जाएंगे। तो 2 सर्कल इधर फिट आएंगे, 2 सर्कल ही इधर फिट आएंगे, कुछ ऐसे। तो आप देखेंगे कि एक ड्रम को
इस तरीके से 7 जो हैं ये ड्रम पूरे तरीके से पैक कर लेंगे। अगर आप इधर से देखोगे ये भी पूरा 30 बन रहा है इसका डायमीटर। अगर आप इसको देखोगे तो 10 + 10 + 10 करके ये भी पूरा 30 बन रहा है। और अगर आप इसके सभी सर्कल के सेंटर को आपस में मिलाओगे तो आप देखोगे एक बढ़िया सा हेक्सागन आपको दिखाई दे रहा है, जो कि एक रेगुलर हेक्सागन है। सभी सर्कल के सेंटर को आपस में मिलाओगे तो आपके पास हेक्सागोनल शेप बनती है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये 7 ड्रम जो है ये इस तरीके से मैं ऊपर से देख पा रहा हूं, 7 ड्रम। अब पूरा आपका जो बड़े वाला ड्रम है उसकी हाइट 1 मीटर है। अगर पूरे बड़े वाले ड्रम की हाइट 1 मीटर है तो 10-10 सेंटीमीटर हाइट के ये जो छोटे ड्रम अंदर है उनकी हाइट 10-10 सेंटीमीटर है। तो क्या 10 सेंटीमीटर हाइट की एक लेयर बनेगी 7 ड्रम की? तो 7 ड्रम्स की एक लेयर बन जाएगी 10 सेंटीमीटर हाइट की। उसके नीचे एक लेयर और आ जाएगी 10 सेंटीमीटर हाइट की। उसके नीचे एक लेयर और आ जाएगी। उसके नीचे इनकी एक लेयर और आ जाएगी। तो 1 मीटर में 10-10 सेंटीमीटर की 10 लेयर बन सकती है। और एक लेयर के अंदर इस तरीके से आपको 7 ड्रम दिखाई देंगे। मतलब यहाँ पर जो 7 ड्रम दिखाई दे रहे हैं, हर एक ड्रम के नीचे 9 ड्रम और पड़े हैं। ऊपर से एक ही दिख रहा है पर उसके नीचे 9 ड्रम और है। टोटल एक कॉलम में 10 ड्रम है आपके पास। तो 10 लेयर है, हर एक लेयर में 7 ड्रम है, तो टोटल आपके पास 70 ड्रम हो जाएंगे। और ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, लॉजिकल कंसेप्ट था ज़्यादा इसके अंदर। दूसरे क्वेश्चन के बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज डबल, द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया इज डबल। कर्व सरफेस एरिया 2πr(h) होता है। अगर h को डबल करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया भी डबल होगा। बिल्कुल ठीक बात है। इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल सॉलिड इज डबल, अगर रेडियस को डबल कर दें तो कहता है टोटल सरफेस एरिया बिकम 4 फोल्ड। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है। अगर मैं r को डबल कर दूंगा तो डबल का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो बिल्कुल 4 गुना हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं बोलूंगा कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहा हूँ। A large water tank has the shape of cube. If 128 meter cube of water is pumped out, the water level goes down by 2 मीटर। The maximum capacity of the tank पूछी है क्या होगी। तो इतना वॉल्यूम जो है वाटर का बाहर निकल गया। इतना वॉल्यूम जो है वाटर का बाहर निकल गया। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू में हाइट, बेस का एरिया इंटू हाइट, जो कि आपके पास 128 मीटर क्यूब है। कितनी हाइट चली गई? 2 मीटर हाइट चलेगी। तो एरिया इंटू में 2 बराबर हो जाएगा 128। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बेस का एरिया 64 मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब बेस की जो डायमेंशन है, जो साइड है क्यूब की, जो कि स्क्वायर साइड है, उसकी वैल्यू आपके पास 8 मीटर आ जाएगी, क्योंकि बेस का एरिया आपके पास 64 मीटर स्क्वायर है। और 8 मीटर साइड वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या हो सकता है? 8 मीटर साइड वाले क्यूब का वॉल्यूम हो सकता है 512 मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए ऑप्शन रह जाएगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द सॉलिड गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब, साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर है। स्फेरिकल सॉलिड balls each having the surface area इतना are to be made, assuming that there is no loss of material in the process of making the ball. The maximum number of balls made will be, मैक्सिमम पड़ेगा देखनी कितनी बॉल्स बनाई जा सकती है। From the solid gold in the form of a cube of length 1 centimeter, spherical balls each having the surface area इतना है।
ये आपके पास एक बॉल का सरफेस एरिया है। और अब मुझे पता है कि सरफेस एरिया जैसा भी हो, बॉल तो मेल्ट करके बनेगी, बात तो वॉल्यूम की ही आएगी। तो टोटल मेरे पास जो वॉल्यूम है वो कहता है 1 सेंटीमीटर आपके पास साइड की लेंथ है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूब का? क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 1 का क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास क्यूब का वॉल्यूम है। मैंने मान लिया कि n क्यूब बने हैं और एक क्यूब का वॉल्यूम हो जाए, एक क्यूब का वॉल्यूम, एक सॉरी स्फीरिकल सॉलिड है, मैंने मान लिया कि n बॉल्स बनी है। एक बॉल का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। और ये इक्वल टू में टोटल वॉल्यूम है जो आपके पास एक क्यूब का था, जो कि 1 के इक्वल है। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, कहता है जो सरफेस एरिया जो है ना एक क्यूब का, हमें पता है सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है। ये कहता है पाई की पावर 1/3 के बराबर है। जिस मर्जी के बराबर हो, उसने तो r की वैल्यू पुट करने के लिए आपको ये इक्वेशन दी है। यहां से आप r की वैल्यू फाइंड करें तो r² इक्वल टू हो जाएगा पाई की पावर 1/3 अपॉन 4 पाई। ये पाई ऊपर जाकर पावर 1 कम हो जाएगी तो पाई की पावर -2/3 आ जाएगी, क्योंकि 1/3 में से मैंने 1 को माइनस कर दिया। और यहाँ से r की वैल्यू आपके पास आ रही है पाई की पावर -1/3 और 4 का रूट आपके पास 2 हो गया। ये r की वैल्यू आ गई। ये r की वैल्यू उठाकर इस क्वेश्चन में हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो n इंटू 4/3 पाई r³ मतलब इस पूरे का क्यूब करना है। क्यूब करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई की पावर आ जाएगी -1 अपॉन में 2 का क्यूब हो जाएगा 8 इक्वल टू में हमें 1 दिया है। ये पाई की पावर -1 से पाई कैंसिल हो गया, 4 से इसको काट दिया 2 बार। तो आप यहाँ से देखेंगे n की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाटर इज फिल्ड इन ए कंटेनर इन ए सच ए मैनर दैट द वॉल्यूम डबल एवरी 5 मिनट। हर 5 मिनट में वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाता है। और 30 मिनट के अंदर उसने बोला फुल हो गया, तो 1/4 कब तक फुल होएगा? ये लॉजिकल क्वेश्चन है। 30 मिनट के अंदर हो गया वो पूरा का पूरा फुल। हर 5 मिनट में डबल होता है। इससे पहले 5 मिनट पहले वो कितना था, मतलब 50% था, आधा था। उससे पहले 5 मिनट पहले वो इसका भी आधा था, मतलब 25% था। और 25% का मतलब 1/4 होता है। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि 1/4 कितने टाइम में था, तो आपका जवाब होगा 20 मिनट। ये लॉजिकल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ता हूँ। ये 7वां क्वेश्चन, इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट। 30 metallic cylinder of same size are melted and cast in the form of cone having the same radius and height as those of the cylinder। ठीक बात है। क्या था, मैक्सिमम 90 कोण बनेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता है कि एक सिलेंडर को पिघलाकर उसी रेडियस और उतनी हाइट के 3 कोण बनते हैं, और एक से अगर 3 बनते हैं तो 30 से 90 ही तो बनेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। आगे क्या बोला, स्टेटमेंट 2। द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर कैन बी फ्लैटन इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। बिल्कुल ठीक है, कर्व सरफेस को खोलकर हम एक सिलेंडर ही तो बना, रेक्टेंगल ही तो बनाते हैं। बट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन व्हेन फ्लैटेंड शेप ऑफ रेक्टेंगल। ओ यार, ये बात गलत कर दी। ट्रायंगल नहीं बनेगा। कर्व सरफेस एरिया को जब किसी कोन को इस तरीके से काटते हो ना, कर्व सरफेस एरिया को, तो आपके पास एक सेक्टर बनता है। वो एक सेक्टर जिसको फोल्ड करके आप कोण बनाते हो, तो ट्रायंगल नहीं बनता, वो सेक्टर बनता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कहता है वो स्टेटमेंट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन वो दे रहा है आपको। स्टेटमेंट जब सेकंड गलत ही हो गया तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। यह नकली क्वेश्चन था, फालतू में लंबा चौड़ा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलता हूं। ये वाटर टैंक ओपन एट द टॉप, हेमिस्फीरिकल है बॉटम के ऊपर। ये हेमिस्फीरिकल एट द बॉटम है, सिलेंड्रिकल अबव इट। ओके, कुछ इस तरीके से है भाई, ऊपर से खुला है, सिलेंड्रिकल है, और नीचे जो है इस तरीके से एक हेमिस्फीयर है आपके पास।
हेमिस्फीयर है। रेडियस आपको इसकी 12 सेंटीमीटर दी गई है और कैपेसिटी जो है वो आपको इसकी दे रखी है 3312 पाई दे रखी है। द रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीरिकल एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन पूछा। द रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीरिकल एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये आपसे पूछा गया। तो चलो करते हैं शुरू। अगर ये रेडियस 12 है तो ये रेडियस भी 12 ही होएगी। बिल्कुल ठीक बात है। उसने पूरे की कैपेसिटी इतनी दी है, तो पहले ये नीचे वाले आधे गोले की हेमिस्फीयर की कैपेसिटी निकालें तो 2/3 पाई आर क्यूब बनेगी। 2/3 पाई आर क्यूब, आर का क्यूब, आर कितना है 12, तो 12 का क्यूब आ जाएगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ स्फीयर की कैपेसिटी होगी, हेमिस्फीयर की। चलो 3 से इसको काट देते हैं 4 बार। 12 इंटू 12 144 हो गया। 144 को अपने को 8 से मल्टीप्लाई करना है। ये 8 चौका 32, 32 और 3 35, 3 बच गया और ये आपके पास 13 आ गया। ये इतनी कैपेसिटी तो भाई इसकी है हेमिस्फीयर की। तो 3312 में से इसको माइनस करो, बची कितनी, जो कि सिलेंडर की होगी। सिलेंडर की कैपेसिटी होएगी 3312 में से 1352 को माइनस करते हैं, पाई का पाई रहेगा, 0 आ जाएगा। 1 में से 5 गया 6 आ जाएगा, 32 में से 13 गया 19 आ जाएगा। और सिलेंडर की यहां पर कैपेसिटी आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर आनी चाहिए। पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, 12 से इसको काटूंगा तो क्या ये 12 से कट रहा है? नहीं कट रहा। ये कैंसिल किससे होगा? ये 12 से कैंसिल नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं। तो यहां से एच की वैल्यू जो आ रही है वो 1960 बटा में 12 इंटू 12 आ रही है। हमें पूछा क्या गया? रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीरिकल एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर और सिलेंडर का सरफेस एरिया यहां पर रहेगा 2 पाई आर एच रहेगा। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया। मुझे आर बाई एच की वैल्यू फाइंड करनी है बस, और आर की वैल्यू मुझे पता है यहां पर 12 है। एच की वैल्यू निकालनी है, आर बाई एच की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो आर की जगह 12 पुट कर दिया, एच की वैल्यू ये पुट करी है 1960 और ये 12 इंटू 12 ऊपर चला गया। इसको सिंप्लीफाई करके देखना है क्या आएगा। मुझे तो कुछ आता कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा यहाँ पे, फिर भी चलो कोशिश कर लेते हैं। 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 4 बार, 490 आ गया। ये यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा, इसका मतलब शायद हमने कहीं गड़बड़ करी है। ए वाटर टैंक ओपन एट द टॉप इज हेमिस्फेरिकल एट बॉटम एंड सिलेंड्रिकल अबव इट। ठीक है। द रेडियस इज 12 मीटर एंड द कैपेसिटी इज 3312। द रेडियस इज 12। वाटर टैंक कैसा है? वाटर टैंक ओपन एट द टॉप इज हेमिस्फेरिकल एट बॉटम एंड सिलेंड्रिकल अबव इट। हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर बना रखा है, ऐसा कैसा वाटर टैंक है ये? सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर तो चलो मान लेते, चलो कोई बात नहीं। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक बात है। 12 इंटू 12 144 ठीक है। ये 8 बिल्कुल ठीक है। 8 से इसको मल्टीप्लाई किया 32 3 32 3 35 3 8 और 3 11, यहाँ 1152 आना था, गड़बड़ ये कर दी। और मैंने यहाँ पर कितना लिखा था? 1352 लिख रखा था, है ना? 1352। गड़बड़ कर रहा है। 1152 आएगा। और पूरे के वॉल्यूम में से 1152 को माइनस करूंगा तो ये 0 आएगा। और उसके बाद 11 में से 5 गया तो 6 आ गया, और 32 में से ये गया तो यहाँ 21 आना चाहिए। बाकी सारा सही है। यहाँ पर 21 आएगा और यहाँ पर 1960 की जगह पर यहाँ पर भी 21 आ जाएगा, 2160 आ जाएगा। अब बात बनेगी अपनी। तो सीधा 12 से ही काटा इसको एक बार, कुछ ऐसा 12 से काटा इसको 15 बार, तो फिर 12 और 15 का रेशियो आ गया 4 और 5, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के कारण थोड़ी सी गड़बड़ होगी यहाँ पर।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, जिसका आंसर आपके पास बी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ता हूँ। द एरिया ऑफ 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर फेस ऑफ ए क्यूबॉइड एक्स वाई जेड है। लेंथ ब्रेड्थ इक्वल टू एक्स है, ब्रेड्थ इंटू हाइट इक्वल टू वाई है, और हाइट इंटू लेंथ इक्वल टू जेड है। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कुछ ऐसा आता है, और एल बी एच का ये होल स्क्वायर बन गया। और हमें पता है क्यूबॉइड के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट जो होता है वो वॉल्यूम होता है। तो एक्स वाई जेड की जो वॉल्यूम है वो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो वी का स्क्वायर आ जाएगी। 3-4 बार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन सेम टाइप का रिपीट हुआ है। सीधा सीधा आप क्वेश्चन कह सकते हैं। तीन पास पास के फेस दे रखे थे हमें। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, लेट वी द वॉल्यूम ऑफ इन्वर्टेड कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड द एक्सिस ऑफ कोन इज अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। कुछ उल्टा कोन ऐसा बोला गया है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर एक्सिस है। द कोन इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाफ ऑफ द हाइट। आधी हाइट तक ये भरा हुआ है कोन, आधी हाइट तक। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज, क्या दिया, लेट वी दी वॉल्यूम ऑफ इन्वर्टेड कोन। वी पूरे का वॉल्यूम है तो सिर्फ इसका इतने का वॉल्यूम पूछा, v/8 हो जाएगा सीधा सीधा। क्योंकि फर्स्ट टर्म के अंदर आपको बताया जाता है कि कभी किसी कोन को अगर मिड में से काटते हैं तो ये छोटे कोन के वॉल्यूम और पूरे बड़े कोन के वॉल्यूम का रेशियो 1:8 होता है। अगर इसी कोन को अगर पूरी हाइट को मिड में काटने की बजाय 3 पोर्शन में काटा जाता है तो सबसे नीचे वाले पोर्शन का रेशियो 1, उससे ऊपर का 7 और उससे ऊपर का रेशियो 19 रहता है। ये बातें अपने फर्स्ट टर्म के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पूरे कोन का वॉल्यूम अगर 8 है तो छोटे कोन का वॉल्यूम जो है वो 1 हो जाएगा। सेम वही बात, ये एक छोटे कोन का वॉल्यूम 1 है, उसके बाद इस बड़े कोन का वॉल्यूम नीचे से यहाँ तक 1 + 7 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से बिल्कुल ऊपर तक आप सभी को ऐड करके देखेंगे तो 27 बनेगा। तो पूरे कोण का वॉल्यूम आपके पास 27 हो जाता है। वही बातें यहाँ पर लगी है। डी ऑप्शन आपके पास यहाँ सीधा सीधा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इतना, लेंथ ऑफ द डायग्राम, तो 6 इंटू साइड का स्केयर आपको दे रखा है 13,254। 6 से इसको कैंसिल किया, यह आएगा 2,209। ए स्केयर की वैल्यू आ गई इतनी 2209। क्या मैंने ठीक लिखा है? बिल्कुल ठीक है। और ये 2209 जो होता है 47 का स्केयर होता है। हमारे को पूछा गया इसका डायगोनल, किसका पूछा है? सरफेस एरिया दे रखा है, लेंथ ऑफ डायगोनल क्यूब का पूछा है, तो क्यूब का डायगोनल होता है √3 इंटू साइड। डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। हाउ मैनी स्फीरिकल बुलेट ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ ए क्यूब ऑफ लेड हुज एज इज 44। तो क्यूब का वॉल्यूम आपके पास इतना हो जाएगा, साइड का क्यूब। तो एक बुलेट का वॉल्यूम आपके पास हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। 2 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस 4 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पूरे अपने क्यूब के वॉल्यूम में एक स्फीयर के वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा। 22 से इसको काट दिया 2 बार, 2 से 2 कट गया। 4 से इसको काट दिया 11 बार, 2 से इसको काट दिया 11 बार, तो ऊपर आ जाएगा 11 इंटू 11 121, इंटू में 7 इंटू 3 21। 21 का 1 आ गया, 2 बच गया, 42 और 2 44 का 4 आ गया, 21 और 4 25 आ गया। तो आपका आंसर रहेगा 2541। इतनी स्फीरिकल आपके पास बुलेट बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ए रिवर इतनी डीप है, इतनी वाइड है, जो कि पानी का फ्लो चल रहा है, स्पीड उसकी दे रखी है, अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन इनटू द सी पर मिनट। तो वॉल्यूम अपॉन में टाइम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू में वेलोसिटी। सब कुछ सेम यूनिट में रखेंगे ताकि कुछ भी गड़बड़ ना आए। हमें वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम मीटर क्यूब में चाहिए, तो मैं सब कुछ जो है मीटर क्यूब में रखने वाला हूं। एरिया आपको दे रखा है 3.6 किलोमीटर। 3.6 किलोमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 3600 मीटर आ जाएगा। ये पर आर है
और हमें आंसर किस में चाहिए, पर मिनट, 1 मिनट में। मतलब यहाँ जो टाइम है ये 1 मिनट आना चाहिए। या फिर चलो इसको टाइम को अपने एक बार 1 आवर लिख लेते हैं। मैंने टाइम को 1 घंटा ले लिया, इस टाइम की जगह पर 1 आवर पुट कर दिया, क्योंकि ये 3600 मीटर पर आवर हो गया। ये मेरे पास हो गया, इसकी वेलोसिटी होगी, एरिया नहीं बोलूँगा, सॉरी, वेलोसिटी होगी 3600। एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ रहेगी, 2.5 इंटू 45। ये इतना इतना एरिया है और ये होगी वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी किस में है, ये वेलोसिटी आपके पास मीटर पर आवर में है, मीटर पर आवर में। और इसको सोल्व करके जो भी आंसर आया वो 1 घंटे के अंदर कितना पानी पहुंचा वो आया, क्योंकि 1 मैंने यहाँ पर क्या लिया है, आर लिया है। 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर अगर इतना पानी पहुंचा है तो 1 मिनट में कितना पहुंचेगा, बाय 60 कर दो, आंसर आ जाएगा। बाय 60 कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 3600 इंटू 2.5 इंटू में 45, बाय में 60 है। 60 से इसको काट दिया 60 बार, 0 से पॉइंट कट गया। 25 इंटू 6 150, और 150 को मल्टीप्लाई कर देना 45 से, आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। 6750 मीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने यहाँ पर ऊपर जो कुछ भी लिया है वो मीटर और आवर्स में लिया था। 1 घंटे के अंदर कितना पानी पहुँचा, तो 1 घंटे के अंदर इतना पहुँचा, तो 1 मिनट में कितना पहुँचेगा, बाई 60 कर दिया, ये 1 मिनट में इतने मीटर क्यूब पानी पहुँचा। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद टोटल एक बार क्वेश्चन देख लें कितने, 14 15, 2 क्वेश्चन हो रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आ रहा हूँ। 3 रेक्टेंगल है, R1 R2 R3 हैव द सेम एरिया, और उनकी लेंथ x1 x2 x3 रिस्पेक्टिवली है। मतलब सबसे पहले वाली की लेंथ कम है, दूसरे की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, और तीसरे की लेंथ थोड़ी और भी ज़्यादा है, और उनका एरिया सेम है। उनका एरिया सेम है। अगर उसकी लेंथ अगर इस तरीके से है, इसका मतलब ब्रेड्थ उल्टी हो जाएगी। इसकी ब्रेड्थ सबसे ज़्यादा होएगी, इसकी ब्रेड्थ उससे कम होएगी, इसकी ब्रेड्थ सबसे कम होएगी। If V1, V2, V3 are the volume of cylindrical formed by the rectangles R1, R2, R3 respectively by joining the parallel sides along the breadth, ऐसे join किया है, along the breadth यहाँ पर Y1 थी आपके पास, और breadth के along जो है आपको join करने के लिए बोला गया, along the breadth। ठीक बात। अब पूछा गया है कि इनमें से किसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, ये आपके पास क्वेश्चन है, किसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर x1 x2 x3 तो फिक्स है, ये क्वेश्चन वाले ने दे रखा है, और y1 y2 y3 के बारे में आपको पता लग गया। एरिया सेम है, और वो एरिया मैंने मान लो कैपिटल A मान लिया, तो y1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एरिया अपॉन x1, y2 की वैल्यू आ जाएगी एरिया अपॉन x2, और y3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एरिया अपॉन x3, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया होता है, तो ब्रेड्थ की वैल्यू आ जाएगी एरिया बाय में लेंथ। x3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो y3 सबसे कम हो जाएगा, x2 की वैल्यू उससे कम है तो y2 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, x1 की वैल्यू सबसे कम है तो y1 सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब उसने बोला है कि ब्रेड्थ को आपस में जोड़कर जो है सिलेंडर बनाए गए, इस तरीके से सिलेंडर बनाए गए, और बात कर रहा है उसके वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम बताओ किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर जो आपके पास बन गया ये एक सर्कल बन गया, और उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस का काम x1 कर रहा है, तो 2 पाई इसकी रेडियस को मैंने r1 बोल दिया, इक्वल टू आपके पास x1 है, तो यहाँ से r1 की वैल्यू आ गई x1 बाई 2 पाई, और यहाँ से इसकी जो हाइट है, हाइट का काम तो y1 ही कर रहा है, और हाइट की वैल्यू आपके पास है a बाई x1, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम बनेगा वो बनता है पाई आर स्केयर एच, पाई आर का स्केयर इनटू में एच, ये आपके पास इसका वॉल्यूम बन गया। और जब आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके देखेंगे, सब कुछ कैंसिल वगैरह करेंगे, एरिया तो कांस्टेंट ही है, सभी का सेम ही है, पाई वगैरह की वैल्यू भी सभी के लिए सेम ही रही है, मतलब वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा,
x1 का स्केयर अपॉन x1 मतलब x1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके लिए लेंथ ज़्यादा है उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी लेंथ कम है उसका वॉल्यूम सबसे कम होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 आ रहा था। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले वाले का वॉल्यूम सबसे कम होगा, उससे अगले का वॉल्यूम उससे ज़्यादा होगा, और उससे अगले का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए इसका आंसर सी ऑप्शन आ गया। तो मैंने वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच लगाया था, आर की वैल्यू फाइंड करी, यहाँ पुट कर दी, R1 की जगह वैल्यू पुट कर दी। इसलिए हर एक के लिए अलग अलग आर की वैल्यू आनी थी, पर नतीजा यही निकला कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये आपके पास लेंथ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, जिसका आंसर सी ऑप्शन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मैनी राइट एंगल्स दैट कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेज ऑफ क्यूब। अगर क्यूब के वर्टिसेज को अगर मैं आपस में ज्वाइन करूं तो उसने बोला कितने राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, कितने राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। ये बढ़िया थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिना डायग्राम के हम इसके बारे में थोड़ी सी बात नहीं कर सकते, सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को थोड़ा। कितने राइट एंगल बनेंगे, कितने राइट एंगल बनेंगे। तो हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल्स कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेज ऑफ क्यूब। चलो ठीक है, अगर मैं इस वर्टिसेज को लेता हूँ और इसको लेता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक बात है। फिर इसके बाद अगर इसको लाऊंगा और इसको लाऊंगा, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। फिर इसको लाऊंगा और इसको लाऊंगा तो फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो मैंने देखा कि इस वर्टेक्स के आसपास ना 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। इस वर्टेक्स के आसपास 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, और 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं जिसमें से 2 साइडें तो क्या है, मेरी क्यूब की साइडें ले रहा हूँ और एक डायगोनल ले रहा हूँ। एक वर्टेक्स पर अगर 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं तो टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं, 24 तो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल सीधे ही हो गए। 24 राइट एंगल ट्रायंगल तो सीधे हो गए मेरे पास, हर एक वर्टेक्स पर 8-8 बन रहे हैं, 3-3 बन रहे हैं। चलो 24 के बाद थोड़ा सा और आगे सोचते हैं, थोड़ा और आगे सोचते हैं। अब अगर मैं दो, इसमें तो क्या था कि 2 तो मैंने क्यूब की साइडें ली थी और एक मैंने क्यूब का डायगोनल लिया था। अब अगर मैं क्यूब की एक साइड लूं, एक साइड लूं, क्यूब का एक डायगोनल लूं, एक साइड लूं, इस बार अपने क्या करते हैं, चलो ऐसा देखते हैं कि 2 डायगोनल हो जाए क्यूब के और एक अपने पास क्यूब की साइड हो जाए, कुछ ऐसा सोचते हैं। 2 डायगोनल हो जाए और एक क्यूब की आपके पास साइड हो जाए, ऐसा कुछ सोचते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे संभव है, ऐसा इस तरीके से संभव है कि मैंने एक तो ये क्यूब की साइड ले ली, एक इसका डायगोनल ले लूँगा। इसको अगर एक बार अपने को 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छे तरीके से, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो मुझे इसका एक बार बढ़िया सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से मैं अपने यहाँ पर रूम को देख पा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा 3D के अंदर सोचना पड़ रहा है, और क्या सोच रहा हूँ उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा जाए तो बढ़िया बात है। तो ये इस तरीके से मेरे पास 3 एक्सिस हो गए, 3 एक्सिस हो गए, और ये मेरे पास लेफ्ट वाली दीवार होगी, ये मेरे पास ज़मीन वाला फेस हो गया, ये मेरे पास फ्रंट वाली दीवार रहेगी, कुछ इस तरीके से ये फ्रंट वाली होगी, ये कुछ ऐसा आ गया।
अब जो मैं बनाने जा रहा था क्यूब, जो इसकी मैं बात कर रहा था, एक तो मान लो ये मैंने वर्टिकल ये ले ली हाइट, मतलब इस कमरे की पिछली साइड एज के ऊपर एक लाइन लगा दी। फिर ये छत के ऊपर डायगोनल खींच लिया, छत का डायगोनल खींच लिया। फिर मैंने इस तरीके से क्यूब के तिरछे डायगोनल को मिला दिए, तो आप देखेंगे यहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। क्योंकि अगर ये कमरा बना हुआ है तो ये जो ऊपर ये जो तिरछी लाइन आ रही है ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब मेरी छत के ऊपर जो लाइन खींची गई है डायगोनली, ये वर्टिकल लाइन है जो दीवार के कोने पर खींची गई है, जो कि वर्टिकल एज है, और ये क्यूब का डायगोनल है। तो मैंने इस तरीके से देखा कि ये मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना सकता हूँ इस क्यूब को काम में लेकर। अब इस एज को काम में लेकर, इस वर्टिकल एज को काम में लेकर मैंने एक ये बनाया है आपके पास, ये डायग्राम बनाया है वर्टिकल एज को काम में लेकर। ठीक बात है। सेम इसी तरीके से हर एक एज पर ये बात लगेगी। मैंने एक एज से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, तो 8 एज से 8 राइट एंगल ट्रायंगल तो सीधे ही हो गए, 8 एज से 8 राइट एंगल ट्रायंगल तो सीधे ही हो गए। अब लेकिन इस एज से ऊपर वाली दीवार, ऊपर छत के ऊपर मैंने डायगोनल बनाया है, पर क्या मैं इस तरीके से जमीन पर भी तो डायगोनल बना सकता था, और इसको अगर इससे तिरछा मिला देता तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है, जो कि यहां पर बन रहा है पूरा। ये जमीन का डायगोनल हो गया और ये क्यूब का तिरछा डायगोनल हो गया। तो इस एज ने देखा दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, एक एज पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। मेरे पास 8 एज है, सॉरी 12 एज है, तो 12 इंटू 2 24 आपके पास ये भी हो जाएंगे। 48 आपके पास फिलहाल राइट एंगल ट्रायंगल मैं देख पा रहा हूँ मिनिमम। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा क्योंकि इतने हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं, तो मैं सीधा डी ऑप्शन की ओर जाऊँगा। तो 48 तो मैंने यहाँ पर बना के देख लिए हैं, 48। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आप थोड़ा सा सोच के देख लें। तो ये थे 2015 के सेकंड पेपर के 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सारे समझ आए होंगे। थैंक यू सभी को। जय हिंद।